हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई और नीट चैनल पे। जी आज हम बात करेंगे हमारे लेक्चर 5 जो कि बेस्ड होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। बेटा जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की तो ये होता क्या, पहली बात तो ये जरूरी है जानना, तभी तो इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। तो कहा गया कि अगर दो आइडेंटिकल चार्जेस, आइडेंटिकल नहीं बोलूंगा मैं, ऐसा बोलता हूं कि दो चार्जेस जो कि अपोजिट पोलैरिटी के हैं लेकिन सेम मैग्नीट्यूड के हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों चार्जेस को अगर पास पास लाके रख दिया जाए तो ये कहलाता है एक डाइपोल। वैसे डाइपोल के बारे में केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे तुम लोग, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फिजिक्स में ही आता है। आई डोंट नो पढ़ लिया है कि पढ़ोगे, है ना, जो भी होगा व्हाटएवर इट इज। तो जो चीजें आप वहां पढ़ोगे वही सारी बातें मैं यहाँ पे भी बताऊंगा तुम लोगों को, तो ऐसा कुछ वो डिफरेंस थोड़ा बहुत आ सकता है, बस और कुछ नहीं होगा फिर। एनीवे सो मेरा नाम आशीष कपलेश, मैं पिछले 6 सालों से जेईई एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूं और मेरा जो एक्सपीरियंस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा अगर आप मेरी कही हुई बातों को फॉलो करते हो तो। पहली इंपॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा हर लेक्चर में कहता हूं वो यही है कि आप लोगों को नोट्स बनाने हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो भी बातें मैं यहां पढ़ाता हूं, जो भी चीजें मैं आपको यहां समझा रहा हूं, मेक श्योर आप उनके नोट्स जरूर बनाएं, खुद से उन चीजों को जरूर लिखें। ठीक है, इसके अलावा लेक्चर के बाद आपको डीपीपी मिलती है बेटा, तो वो डीपीपी आपको सॉल्व करना जरूरी है, वो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप सॉल्व जरूर कीजिए। इन केस किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मैं बना रहा हूं, तो वो वीडियो सॉल्यूशन आप हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए, आप उससे हेल्प ले सकते हैं अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं, लेकिन इसके अलावा और क्वेश्चंस भी है बेटा जो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। मक्कारी बिल्कुल नहीं चलेगी क्वेश्चंस में, जितना ज्यादा क्वेश्चन कर सको उतना बेहतर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेफिनेटली मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, लेकिन इसके अलावा और क्वेश्चंस होंगे जो आपको खुद से सॉल्व करने पड़ेंगे, और अगर नहीं कर रहे हो तो गलती है तुम्हारी। करोगे ना पक्का? और पता है अगर इस प्लान के हिसाब से प्रिपरेशन करते हो तो ना कोई बैकलॉग, ना कोई समस्या, ना कोई परेशानी, हर एक चीज प्रॉपर्ली क्लियर होती हुई चलेगी और ये चीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम के लिए। आपका सिलेक्शन गारंटीड है यहाँ पे। फिर तो बस आपको इस प्लान के हिसाब से प्रिपरेशन करना है, हमने सोच विचार किया, उसके बाद हमने चीजें बनाई है, तो आप बस प्लान के हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए और आपका सिलेक्शन 100% है, इसकी गारंटी मैं देता हूं आप लोगों को। ठीक है, बाकी जो भी चीजें आपको टाइम टू टाइम रिक्वायर्ड होगी वो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। राइट, चलिए भाई, तो अभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि पेन और पेपर हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि जो भी बातें मैं बताऊंगा वो आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। ओके, चलिए भाई, तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से। तो क्या होता है सर ये डाइपोल? बेटा डाइपोल के लिए बोला गया कि अगर हमारे पास दो चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, सच दैट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और इन दोनों चार्जेस को पास पास लाके रख दिया गया, तो यहां पे कहलाता है डाइपोल। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो दिस इज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या कहलाएगा आपका? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। An electric dipole is a system of two equal and opposite point charges separated by a very small and finite distance. प्रॉपर परिभाषा जो एग्जाम में लिखने के काम आती है वो यही है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल एंड फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। तो सर इलेक्ट्रिक डाइपोल का करते क्या है हम लोग? एक्चुअली हम लोग कुछ चीजें फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि हम क्या क्या फाइंड करेंगे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज यहां पे इंपॉर्टेंट होती है डाइपोल मोमेंट, है ना। तो यहां पे सबसे पहले तो हम डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जब इस डाइपोल को अगर हम किसी यूनिफॉर्म फील्ड में रख दें तो इसके ऊपर कुछ टॉर्क वगैरह लगता है। ठीक है, अगर ये डाइपोल को मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो इसके ऊपर कुछ टॉर्क वगैरह लगता है, वो निकालेंगे। इसके अलावा हम इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं कुछ पॉइंट्स पे। ठीक है, तो ये सारी बातें हम कवर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे इस डाइपोल की वजह से, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब चीजें क्या है अभी पढ़ेंगे, चिंता मत करो बिल्कुल भी। आज के लेक्चर में मैं आपको सिर्फ डाइपोल के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको समझाऊंगा डाइपोल मोमेंट के बारे में, तो बस। फिर इसके अलावा मैं आज के लेक्चर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल निकालना सिखाऊंगा कि किसी भी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड किया जाता है।
ठीक है, तो आज का लेक्चर सिर्फ इसी चीज पे बेस्ड होगा। अगले लेक्चर में हम डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, फिर चेक करेंगे, और बाद में जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ज्ञान प्राप्त कर चुके होंगे तब मैं आपको फिर से डाइपोल बताऊंगा, जहां पे डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकालना भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, जिसमें हम सिर्फ डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो यहां पे आती है बेटा, डाइपोल मोमेंट, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। सपोज करो हमारे पास दो चार्जेस है, एक है प्लस का क्यू और एक है माइनस का क्यू। दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन अगर हमने 2L, कुछ भी ले लो, 2L ले लिया मैंने, है एकदम मिड पॉइंट से, मैंने बोला सर यहां पे ये L सेपरेशन दूर है, ये L सेपरेशन दूर है, तो यहां पे इस डाइपोल का एक होता है डाइपोल मोमेंट, एक तरह से हम बोले इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए भाई, तो डाइपोल मोमेंट जो होता है बेटा, इट इज डिनोटेड बाय, सबसे पहले तो P, छोटा p से हम डाइपोल मोमेंट को डिनोट करेंगे, स्मॉल p से हम इसको डिनोट करते हैं। एंड द डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाई बाय द सेपरेशन बिटवीन देम। चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर यहां पे q है और चार्जेस का बीच का सेपरेशन अगर 2L है, तो हम बोलेंगे q इंटू 2L गिव्स यू द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा, और इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ रहती है। तो इसकी डायरेक्शन जो रहेगी बेटा वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ रहेगी। सो दिस इज योर डाइपोल मोमेंट P। ये क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो जब भी डाइपोल के बारे में स्टडी करेंगे, सबसे पहली चीज जो पढ़ाई में आती है वो होती है बेटा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या है, नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द magnitude of the charge multiply by the separation between them, है ना, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन देम, बस। तो इन दोनों का प्रोडक्ट होता ही है और कुछ भी नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय q into 2L। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बेटा, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। इसकी ऐसा यूनिट होती है कूलम मीटर, कोई बड़ी बात नहीं है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो कूलम मीटर इज द यूनिट SI वाली। सीजीएस यूनिट इसकी होती है बेटा डिबाई, है ना। तो SI यूनिट की बात करें सो इट्स कूलम मीटर, एंड अगर सीजीएस यूनिट की बात करें सो इट इज योर डेबाई, एंड 1 डेबाई इक्वल्स टू 3.335 10⁻³ कूलम मीटर। सेंटीमीटर नहीं है ये, मेक इट करेक्ट, इट्स नॉट सेंटीमीटर, इट्स कूलम मीटर। लीजिए बच्चे, ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम लोग कि 1 डेबाई जो होता है वो 3.335 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर होता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे चल के डाइपोल मोमेंट बहुत काम आएगा, जब आप इसको किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो आप टॉर्क निकालोगे किसी डाइपोल के ऊपर लगने वाला, तो उस टॉर्क के फॉर्मूले में भी डाइपोल मोमेंट आता है। मतलब जब भी डाइपोल की बात करें ना, तो डाइपोल मोमेंट की चर्चा करेंगे बेसिकली। किसी डाइपोल के लिए अगर हमें कुछ फाइंड करना है तो उसका डाइपोल मोमेंट ही होता है, ठीक है। तो जही अगर किसी जगह पे डाइपोल है तो समझ जाओ वहां पे डाइपोल मोमेंट तो होगा ही होगा। तो आपको जो भी बातें करनी है फॉर द डाइपोल मोमेंट ही हम करेंगे। फॉर्मूला मैंने बता दिया है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ऐसा यूनिट पता है, सीजीएस यूनिट पता है, दोनों में रिलेशन भी पता है। छाप लो जल्दी से, छाप लीजिए इसको जल्दी से। किया नोट सभी ने? चले भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा सवाल, बड़ा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा सवाल है। A system has two charges QA and QB located at the point A, A which is 0, 0, minus का 0.15 meter and B which is 0, 0 plus 0.15 meter respectively. What is the total charge and the electric dipole moment of the system? चलिए भाई, टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज तो पता नहीं क्यों ही पूछ लेते हैं लोग फालतू में। टोटल चार्ज तो छोड़ो, मुझे तो डाइपोल मोमेंट निकाल के बता दो उसका। टोटल चार्ज तो तुम ऐड ऑन करोगे इनको, है ना, मैग्नीट्यूड को कंसीडर कर रहे हो तो फिर तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर आप मैग्नीट्यूड कंसीडर नहीं करते हो तो टोटल चार्ज कम्स आउट बी 0। लेकिन मुझे तो मतलब है सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से सिस्टम का क्या होगा।
पहली चीज तो ये क्या डाइपोल बन रहा है, देखना पड़ेगा यार। तो हमने क्या किया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जब हम बनाएंगे, सो वी हैव दिस ओरिजिन हियर, यहां पे कहीं पे कोऑर्डिनेट्स होंगे, लेट अस से दिस इज द z एक्सिस, लेट अस से z। अरे यार कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसा कोई रूल नहीं है कि यहां पे x एक्सिस ही बनेगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई रूल नहीं होता कि यहां पे सिर्फ x एक्सिस ही बनना है, जो मर्जी पड़े बना लो भाई, आपकी मर्जी है यहां पे, ठीक है। सो मैंने z एक्सिस ले लिया, यहां पे कहीं पे कोऑर्डिनेट 0,0, प्लस का 0.15 हो जाएगा, यहां पे कहीं पे कोऑर्डिनेट 0,0, माइनस का 0.15 हो जाएगा। सो एक चार्ज यहां पे रखा है, एक चार्ज यहां पे रखा है। बेटा दो चार्जेस को अगर पास में रखा जाए तो क्या ये डाइपोल कहलाते हैं? बिल्कुल कहलाते हैं सर। तो यहां पे रखा गया है क्यू, ए वाला कोऑर्डिनेट यही है ना, हाँ, तो यहां पे रखा है पॉजिटिव चार्ज, प्लस का 2.5, 10 का पावर माइनस का 7 कूलम। यहां पे रखा है नेगेटिव चार्ज, माइनस का 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 कूलम। सो हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक पॉइंट ए पे रखा है, एक पॉइंट बी पे रखा गया है। ए पे कोऑर्डिनेट बता दिए, बी के कोऑर्डिनेट बता दिए। क्या दोनों के बीच का सेपरेशन पता है आप लोगों को? आई थिंक इट शुड बी 0.15 प्लस 0.15। देखो बेटा ये लेंथ कितनी 0.15, ये लेंथ कितनी 0.15, तो टोटल लेंथ कितनी 5 5 10 हो जाते हैं, सब 0.3। सो आई थिंक दिस इज द सिनेरियो ऑफ अ डाइपोल। ये एक डाइपोल बनता है क्या मेरे बच्चे? यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों को पास पास रखा गया है, तो एक डाइपोल बनता है। इस डाइपोल के डाइपोल मोमेंट को निकाला जाए तो इट विल बी क्यू इंटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, क्यू बोले तो 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 7, चार्जेस के बीच का सेपरेशन 0.3 होता है। ओके, सो 2.5 25 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 अपॉन 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 8। यूनिट लगानी है कूलम मीटर लगाना, क्योंकि ऑप्शन आपके पहले कूलम और मीटर में चल रहे थे। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस सवाल। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। चाहो तो 0.75 भी लिख सकते थे, चाहे तो 7.5 10 की पावर माइनस 8। कूलम मीटर जरूर लगाना, डिवाई इज नॉट द यूनिट हियर। यहां पे जो यूनिट बनेगी कूलम मीटर बनेगी, ठीक है। चलिए मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे एंड लेट्स फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल। पहला केस आता है एक्सियल पॉइंट। नाउ व्हाट अबाउट दिस एक्सियल पॉइंट? सर क्या होता है ये एक्सियल पॉइंट? बड़ा सिंपल सा फंडा है। आपसे बोला जाता है कि भैया ये एक डाइपोल है, दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं इसको। ये एक डाइपोल हमारे दे दिया है, नेगेटिव चार्ज है यहां पे एंड यहां पे है पॉजिटिव चार्ज। सो आई एम हैविंग दिस डाइपोल बेटा। इस डाइपोल की वजह से ये कोई पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट P है। बिकॉज ऑफ द डाइपोल इस पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है किसी पॉइंट P पे। तो बेटा कैसे किया जाए इसको सॉल्व? देखो यार क्या होता है, डाइपोल को जब आप देखोगे देन यू विल कम टू नो कि सर इट इज एक्चुअली नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव चार्ज। तो जब इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो एक तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से आएगा, एक नेगेटिव चार्ज की वजह से आएगा कि नहीं आएगा बेटा? तो P पॉइंट पे रखा गया एक टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज को जैसे यहां पे रखा, प्लस वाले ने इसको दूर भगा दिया, तो ये देखो प्लस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गई। माइनस वाले ने टेस्ट चार्ज को पास बुलाया, तो देखो माइनस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गई। और जब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो वो आएगा नथिंग बट सर E प्लस माइनस E माइनस, क्योंकि हम साइन कन्वेंशन को कंसीडर करते हैं। साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये वाली साइड पॉजिटिव आती है एंड दिस साइड विल बी ऑन नेगेटिव। तो E प्लस पॉजिटिव में, E माइनस नेगेटिव में। अच्छा चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है मेरे बच्चे। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना फील्ड बनेगा, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज, दोनों डाइपोल के बीच का सेपरेशन है 2L, यानी कि सेंटर से एक चार्ज का सेपरेशन है L, सेंटर से दूसरे चार्ज का सेपरेशन है L। आपको दिख तो रहा होगा ये, है ना?
यहां देखो पॉइंट P का डाइपोल के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है R। पॉइंट P का डाइपोल के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है R। चलिए भाई, तो मैं सबसे पहले E प्लस निकालने जा रहा हूं, एंड E प्लस निकालने के लिए आई थिंक ये वाली चीज काफी हो जाएगी। इट इज गिवन बाय के क्यू डिवाइडेड बाय पॉजिटिव चार्ज से कितना सेपरेशन है इसका। सर ये सेपरेशन जो बनेगा आई थिंक इट कम्स आउट बी R माइनस का L। सोचो जरा, यहां सेंटर से लेके P तक सेपरेशन है R, और यहां से लेके P तक सेपरेशन मुझे पता नहीं है, लेकिन सेंटर से पॉजिटिव चार्ज तक का लेंथ L है। तो बेटा ये R में से अगर ये L माइनस कर दूं तो पॉजिटिव चार्ज और P के बीच का सेपरेशन मिल जाएगा R माइनस L। सो के क्यू डिवाइडेड बाय R माइनस L का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं E माइनस निकालूं, इट विल बी योर के क्यू डिवाइडेड बाय, मेरे बच्चे बोलो, ये लेंथ R है, हाँ सर, ये लेंथ L है, हाँ सर, तो यहां से लेंथ हो जाएगी R प्लस L। सही बात है क्या? सहमत हो मेरी बातों से? बिल्कुल सहमत है सर। सो इट विल बी योर R प्लस L का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब यहां पे हम क्या बोलते हैं, एक कंडीशन लगाओ बेटा, दैट R इज वेरी 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 ग्रेटर देन L। चलो अभी बाद में लगाते हैं इस कंडीशन को, अभी बाद में लगाते हैं, पहले यहां तक तो बातें क्लियर हो गई। चलो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने चलते हैं, एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय पॉजिटिव वाला के क्यू डिवाइडेड बाय R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय R प्लस L का होल स्क्वायर। ओके सर, सॉल्व कर लें इसको। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज के क्यू कॉमन ले लिया सर, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर डिवाइड बाय R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। सो इट कम्स आउट बी के क्यू, यहां देखो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस का R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर प्लस का 2RL डिवाइडेड बाय, बेटा ये किसका फॉर्मूला है, A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो ये चीज मिलेगी। अच्छा, जो जो चीजें कटने वाली है वो काट दीजिए। समझ तो आ रहा है ना क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया, सिर्फ के क्यू को कॉमन लेके एलसीएम लिया है इनका, और कुछ नहीं। ब्रैकेट ओपन कर दिया, R प्लस L का होल स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस का 2RL होता है, माइनस अंदर चला जाएगा तो कहानी बदल जाएगी। R स्क्वायर से R स्क्वायर, L स्क्वायर से L स्क्वायर मर जाएंगे। बेटा यहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा दैट इज गिवन बाय 2KQ R L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेटा डाइपोल मोमेंट कितना होता है पता है किसी को? सर डाइपोल मोमेंट P जो होता है इट इज इक्वल्स टू Q इंटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। सो Q इंटू 2L दिख रहा है सर, 2L दिख रहा, Q भी दिख गया, क्या बात है। सो Q इंटू 2L इज द डाइपोल मोमेंट, तो इसका फॉर्मूला बनेगा के P R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा के पी आर, P बोले तो डाइपोल मोमेंट, तो अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। सो मैं लिख देता हूं इसको E एक्सियल के नाम से रखता हूं, इससे पता चलेगा कि एक्सिस पे फाइंड किया जा रहा था। के पी आर डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सियल एक्सिस, ऑन द एक्सिस बोल देता हूं सिर्फ। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस। अब यहां कहानी में कुछ ट्विस्ट करते हैं बेटा, क्योंकि आपसे बोला जाता है कि डाइपोल तभी बनेगा जब दो चार्जेस को पास पास रखा जाएगा। सो सपोज दिस इज अ नेगेटिव चार्ज एंड हियर यू हैव दिस पॉजिटिव चार्ज।
और इसकी वजह से आप इसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने जा रहे थे एट दिस पॉइंट P। तो बेटा पहली चीज तो मुझे एक बात बताओ, ये सेपरेशन R था क्या? हाँ सर बिल्कुल ये सेपरेशन R था। ये सेपरेशन यहां पे 2L था। हाँ सर बिल्कुल 2L था। साफ देख सकते हो तुम लोग दैट L इज वेरी 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 लेस देन R, क्योंकि डाइपोल की पहली कहानी ही ये बोली थी कि दो चार्जेस को अगर पास रखा जाए, दो चार्जेस को अगर पास रखने का मतलब क्या है कि ये जो लेंथ होगा बेटा वो R के रेस्पेक्ट में तो बहुत छोटा हो जाएगा। एंड इफ L इज वेरी वेरी लेस देन R, तो यहां पे इस फॉर्मूले में आओ, if L is very 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 less than R, then electric field at the axis is given by K P R अपॉन, बेटा यहां पे देखो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर किया हम लोगों ने, तो इसको अप्रोक्सीमेटली R स्क्वायर ही लिखना, क्योंकि L स्क्वायर हमारे इस केस में क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। फिर अगर L R से बहुत ज्यादा छोटा है तो R स्क्वायर के सामने L स्क्वायर नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो यहां पे इसको हमने लिखा R स्क्वायर का स्क्वायर, so it can be written as KPR divided by R का पावर 4 can be written as KP divided by R cube. It's your axial position. So electric field due to the axial position we have this, ठीक है। So dipole की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस अगर फाइंड करना है तो KP by R cube। बट ये फॉर्मूला कब लगेगा? ये फॉर्मूला तभी लगेगा अगर ये कंडीशन लग रही है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या ये कंडीशन लगा रही है या नहीं लगा रही। अगर ये कंडीशन लग रही है तो ये फॉर्मूला, अगर ये कंडीशन नहीं लगी तो ये फॉर्मूला। इफ दिस कंडीशन इज वैलिड तो ये फॉर्मूला, इफ कंडीशन इज नॉट वैलिड, अगर ये कंडीशन वैलिड नहीं हुई तो ये फॉर्मूला। इफ R is approximately equals to L, ज्यादा अंतर ना हो R और L में। तो अगर R और L में ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि देखो ये केस है जब L बहुत छोटा है R से, तो मैं लिख देता हूं यहां पे इफ L is not very small, ठीक है, not very small than R। अगर L R से बहुत छोटा नहीं हुआ तो ये फॉर्मूला, अगर L R से बहुत छोटा हो गया तो ये फॉर्मूला। ध्यान रखने इस बात का। तो यह हमारा पहला केस है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बनेगी यहां पे? सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो बनती है, पॉजिटिव चार्ज है और ये डिस्टेंस वैसे भी हमने देख लिया R माइनस L है। तो पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एज कंपेयर टू द नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड एज कंपेयर टू द नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहां पे E प्लस इधर है, E माइनस इधर है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही बनेगा। डाइपोल की बात करें तो डाइपोल का मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में आता है। तो एक बात ध्यान रखना, एक्सियल पोजीशन के लिए लिख दो यहां पे हैशटैग फॉर एक्सियल पोजीशन। ये आपको पता चलता है कि पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बड़ा है नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से? नहीं पता चला, कोई बात नहीं, अभी बताता हूं। फॉर एक्सियल पोजीशन E नेट वेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट सेम ही डायरेक्शन में होंगी अगर वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सियल पोजीशन। अब किसी बच्चे का सवाल ये रह गया होगा कि सर ये कैसे हुआ, पॉजिटिव वाला चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बड़ा हो गया, नेगेटिव वाले का कैसे वीक हो गया? तो आओ जरा चर्चा करते हैं इस पे भी। यहां पे नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, यहां पे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, दोनों के बीच का सेपरेशन 2L है, बहुत बढ़िया। ये सेपरेशन L एंड दिस सेपरेशन इज योर R। जरा गौर फरमाना सभी लोग, ये लेंथ है L, ये भी लेंथ है L। सो यहां से बन जाएगा R माइनस का L एंड ये बनेगा R प्लस का L। तो अगर मैं E पॉजिटिव लिखता हूं, इट इज इक्वल्स टू K
Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, और नेगेटिव चार्ज की वजह से लिखता हूं तो इट इज गिवन बाय K Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। बेटा इसका डिनोमिनेटर देखो, किसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, इसका या फिर इसका? पॉजिटिव वाले का देखो तो डिनोमिनेटर में है R माइनस L का होल स्क्वायर, नेगेटिव वाले को देखो तो डिनोमिनेटर में है R प्लस L का होल स्क्वायर। तो साफ दिखता है यहां पे कि E पॉजिटिव जो है वो ग्रेटर होगा E नेगेटिव से, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में है छोटी वैल्यू, और डिनोमिनेटर में अगर छोटी वैल्यू होती है तो न्यूमरेटर ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है। अगर डिनोमिनेटर में होती है बड़ी वैल्यू, तो न्यूमरेटर जो है ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता है। तो ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है। तो इससे हम बोलते हैं कि पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू द नेगेटिव, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है। अंतर किससे आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज पास में रखा हुआ है, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बेटा, चार्ज का, दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड तो वैसे ही सेम है, बट अंतर कहां आया कि पॉजिटिव चार्ज को पास में रखा था, इसलिए उसका फील्ड ज्यादा स्ट्रांग हो गया। समझते हो ना बात को? तो एक काम करो, इसको नोट करो। ये हमारा पहला केस है जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो भी कहां पे? एक्सिस पे। तो इसको कहते हैं एक्सियल पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको? एक्सियल पॉइंट। इसको छाप लो, राइट फ्रॉम हियर, सारे डेरिवेशंस मैंने लिखे हैं, ठीक है। ये आपके स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जेई में ये चीजें इतनी ज्यादा नहीं पूछी जाती, ठीक है। तो लिखो इसको, लिखा सभी ने? ये बात समझ आती है ना कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन किया जा रहा है यहाँ पे। तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना है। साइन कन्वेंशन के साथ आप जानते हो पॉजिटिव वाला प्लस की डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव वाला माइनस की डायरेक्शन में आ रहा है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्लस माइनस माइनस वाला। एलसीएम लिया है, के क्यू को कॉमन ले लिया, एलसीएम लिया बेटा, और ये प्रॉपर्टी, ये वाला कहां से लिखा आपने? ये वाली चीज सर ये कहां से लिखी बेटा? ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर यही चीज दो बार लिखी हो, जैसे कि यहां पे देखो ऐसा कर दिया जाए तो क्या होगा? कोई नहीं, इसका स्क्वायर कर दो बस, क्या ही फर्क पड़ता है ना, उसका स्क्वायर कर दो, दैट्स इट। चलिए भाई, तो ये सारी बातें लिखो जल्दी से, हो गया। फिर आ गया हो, यहां पे हमने ये एक फॉर्मूला निकाला, लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब L और R में ज्यादा वेरिएशन ना आए। जब L और R बहुत ज्यादा बड़े छोटे ना हो, यानी आसपास की वैल्यू होगी, तो ये फॉर्मूला लगाओ। लेकिन अगर कंडीशन लग जाती है कि L इज वेरी 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 लेस देन R, तो फिर ये वाला फॉर्मूला वैलिड होगा। तो आपके ज्यादातर केस में तो यही बनेगा, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जिसमें ये केस वैलिड होगा बेटा। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम इसको याद करो, कुछ बच्चे इसी को याद कर लेते हैं। तुम दोनों को ही कंसीडर करो बेटा, तुम दोनों को ही कंसीडर करो, इसको भी करो और इसको भी करो कंसीडर, ठीक है। ये कब लगेगा? व्हेन L इज नॉट वेरी वेरी लेस देन R, और ये फॉर्मूला कब लगेगा? व्हेन L इज वेरी वेरी लेस देन R, ठीक है। छापो इसको भी, हो गया, फॉर्मूला लिख लिया एक्सियल वाला। और इसके बाद क्यों पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा था नेगेटिव वाले से, वो मैंने बता दिया है। तो यहां पे आपको एक तो डाइपोल की डायरेक्शन भी बता देता हूं, और साथ ही साथ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बताता हूं। तो एक चीज पता चली कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में। तो उसको नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। किया नोट सभी ने? वेरी गुड। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। सेकंड केस जो आता है वो बोलता है कि आपको अब इस डाइपोल की वजह से, दिखता है आपको ये डाइपोल, ये माइनस का क्यू वाला चार्ज, ये प्लस का क्यू वाला चार्ज, बोला गया है आपको इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है एक ऐसे पॉइंट पे जो कि इसके परपेंडिकुलर है, जिसको कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? इक्वेटोरियल पोजीशन। ये पॉइंट P पहले कहां था? इसके एक्सिस पे था। अभी ये पॉइंट P कहां है? इसके परपेंडिकुलर है। तो अब हमें क्या करना है? इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एक ऐसी पॉइंट पे जो कि इस डाइपोल के क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बेटा डाइपोल के सेंटर से पॉइंट P का जो डिस्टेंस होता है वो R होता है। देखो हमेशा से हमने ये डिस्टेंस R ही लिया है। डाइपोल के सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस हमेशा हम क्या लेते थे? R लेते थे। तो आज भी हमने यही किया, डाइपोल के सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस R ले लिया। ये लेंथ L होती है, ये लेंथ L होती है, क्योंकि आप जानते हो डाइपोल के बीच का लेंथ 2L होता है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये 2L का नया कॉन्सेप्ट आपने इंट्रोड्यूस कर दिया कि 2L क्यों लेते थे? तो 2L लेंथ मैं इसलिए लेता था ताकि ये लेंथ L हो जाए, ये लेंथ L हो जाए और हमारा काम आसान हो जाए। मान लीजिए अगर मैं लेंथ लेता D, अगर मैं लेंथ ले लेता L,
तो ये कितनी होती L/2, ये कितनी होती L/2। यार ये L/2 सॉल्व करने में मजा नहीं आता ना, L/2 सॉल्व करने में मजा नहीं आता, इसलिए हमने क्या किया, लेंथ यहां पे L ना लेके हमने ली 2L। इससे क्या हुआ, बंटवारा जब किया हमने इसका लेंथ का तो वो अच्छे से हो गया बहुत, है ना, L और L। बेटा मान लीजिए नेगेटिव चार्ज से ये जो पॉइंट P है वो x डिस्टेंस पे है, एंड बिकॉज ऑफ द सिमेट्री मैं कहूंगा कि पॉजिटिव चार्ज से भी ये पॉइंट P x डिस्टेंस पे हो जाएगा। यहां तक कोई समस्या किसी को? डाइपोल के सेंटर से पॉइंट P का सेपरेशन r है, चार्जेस से पॉइंट P x डिस्टेंस पे रखे गए हैं, सच दैट बेटा यहां पे x का वैल्यू बनेगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है यहां पे। राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, बेस कितना है L, परपेंडिकुलर R, हाइपोटेन्यूज X, तो X इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होता है। बेटा ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो सिमेट्री की वजह से इधर का एंगल भी थीटा हो जाएगा। यहां पे कॉस थीटा कितना बनता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस पे कौन है L, हाइपोटेन्यूज पे कौन है X, तो L अपॉन X। ठीक है, ऐसे साइन थीटा बोले तो साइन थीटा भी निकाल लोगे, R अपॉन कितना होगा X, है ना। तो जो भी वो डिमांड करे उसको बता देना। चलिए भाई, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, जरा गौर फरमाइएगा सभी लोग। होता यूं है कि नेगेटिव वाला चार्ज, यहां पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया बेटा, प्लस का Q0, यहां पे हमने क्या किया, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया। क्या रखा यहां पे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया। ये माइनस का Q चार्ज इसको अपनी तरफ बुलाएगा, बहुत बढ़िया बुला लिया सर इसने, देखो, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया E माइनस। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव वाले को दूर भगाएगा, तो देखो इसने दूर भगा दिया इसको, तो इधर की तरफ फील्ड आएगा E प्लस। अब आपने देखा तो सर यहां पे ये नेगेटिव E माइनस हो गया, ये पॉजिटिव E प्लस हो गया। देखो भाई ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल बनता है 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा बनेगा, सो दिस एंगल विल बी ऑफ थीटा। तो E माइनस का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ कंपोनेंट आता है बेटा E माइनस का साइन थीटा। मैं इसको अलग से बना देता हूं यहां पे ताकि आपको चीजें समझ आ सके। यहां पे है E माइनस, इधर की तरफ है E प्लस, यहां पे एक हॉरिजॉन्टल वाली लाइन थी, ये एंगल थीटा है और सिमेट्री से ये एंगल भी थीटा बन रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अब किसी को इस बात से समस्या है कि ये क्यों बना थीटा एंगल, तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। लो भाई, ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा एंगल कितना 90 होता है सर, ये पूरा एंगल कितना होता है 90 होता है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा थीटा होगा। सिमेट्री से ये एंगल भी थीटा था, ये भी 90, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा होगा। तो बेटा इसके अपोजिट ये वाला बनेगा 90 माइनस थीटा, और ये चीज फिर से 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। आई होप ये बात सबको समझ आ रही है कि क्यों मैंने यहां पे थीटा और थीटा एंगल लिया था। सिमेट्री है बेटा, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा। बेटा ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है और ये पूरा 90 है, तो ये बनेगा थीटा। यहां पे आए ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। बेटा ये अगर 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कितना थीटा। अब आपके पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो है पॉजिटिव वाली, एक है नेगेटिव वाली, क्योंकि यहां पे माइनस का Q चार्ज रखा हुआ था, यहां पे प्लस का Q चार्ज रखा हुआ था। तो बेटा पॉजिटिव वाला यहां पे टेस्ट चार्ज रखा था, प्लस का Q0, प्लस वाले ने इसको दूर भगाया, माइनस वाले ने पास बुलाया। इसके कंपोनेंट्स करके देखते हैं। जब हमने E पॉजिटिव के कंपोनेंट किए, तो एक कंपोनेंट आता है यहां पे E प्लस कॉस थीटा, सिमिलरली एक कंपोनेंट यहां था E माइनस का कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा विच इज गिवन बाय E प्लस का, एक कंपोनेंट इधर आएगा विच इज गिवन बाय E प्लस साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इसका नीचे की तरफ आएगा विच इज गिवन बाय E माइनस का साइन थीटा। बेटा एक चीज तो साफ साफ पता चल रही होगी आपको, क्या कि सर ये E माइनस जो कि यहां से R डिस्टेंस पे था, ये पॉजिटिव चार्ज जो कि R डिस्टेंस पे था, ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, सॉरी इसको X करना है ना, ये लेंथ X थी, ये लेंथ X थी और ये वाली लेंथ R थी।
बेटा एक चीज तो साफ साफ नजर आती है कि माइनस का क्यू चार्ज जितने डिस्टेंस पे उतने डिस्टेंस पे प्लस का क्यू चार्ज है। तो फ्रॉम सिमेट्री, ये बात सही है ना बेटा सिमेट्री से, कि दोनों की तरफ जो आप डिस्टेंस देख रहे हो, जिसका जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतना ही मैग्नीट्यूड इसका है, जितने डिस्टेंस पे ये रखा है उतने डिस्टेंस पे ये रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से बनेगी के क्यू बाय एक्स का स्क्वायर, और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है विच इज गिवन बाय के क्यू बाय एक्स का स्क्वायर, के क्यू बाय एक्स का स्क्वायर। नाउ मेरे बच्चे सिंपल सी बात है कि आप देख रहे हो अगर E पॉजिटिव और E नेगेटिव दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है तो यहां से क्या ये एक दूसरे को मार देंगे क्या? देखो ना यार, E पॉजिटिव साइन थीटा से E नेगेटिव साइन थीटा मर जाएगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है वो सिर्फ और सिर्फ E प्लस कॉस थीटा प्लस E माइनस का कॉस थीटा होता है। देख लो बेटा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो इन दोनों को डायरेक्टली ऐड करने से बनेगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा डाइपोल की वजह से वो बनेगा E पॉजिटिव वाले चार्ज का कॉस कंपोनेंट प्लस E नेगेटिव वाले चार्ज का उसका कॉस कंपोनेंट। साइन वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यहां पे साइन वाले कंपोनेंट क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो वी आर लेफ्ट ओनली विद द पॉजिटिव कंपोनेंट्स ओनली, ओ सॉरी कॉस वाले कंपोनेंट्स, है ना। सो लेट्स सॉल्व दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। E पॉजिटिव E नेगेटिव हमें पता है, तो यहां पे इस कैन बी रिटन एज 2E पॉजिटिव कॉस थीटा, या फिर आप लिख सकते हो 2E नेगेटिव कॉस थीटा। जो अच्छा लगे वही लिखो, आंसर सेम आना है बेटा। या तो लिखो 2E पॉजिटिव कॉस थीटा या फिर लिखो 2E नेगेटिव कॉस थीटा, जो अच्छा लगे, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। तो इसको अगले पेज पे लिखने जा रहा हूं मैं। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 2KQ बाय एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। बेटा ये बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड। कॉस थीटा की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, इट विल बी L बाय एक्स। कॉस थीटा की वैल्यू L बाय एक्स होती है, मैं लिख रहा हूं यहां पे। सो इट विल बी 2KQ L बाय एक्स स्क्वायर डॉट एक्स, 2KQ L बाय एक्स क्यूब। सो 2KQ L बाय एक्स क्यूब हो जाएगा बेटा ये, ठीक है? ठीक है, ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड। यहां पे हमने कुछ सही गलती तो नहीं कर दी ना, एक बार चेक करने दो मुझे। गलती कर दी, चलो कोई बात नहीं, इसको करेक्शन करवा दूंगा मैं भी। रुको, पहले इसको लिख लो, पहले इसको लिख लो यहां तक, ठीक है? अब देखो यहां पे Q इंटू 12 और एक Q, क्या बनता है बेटा ये P डिवाइड बाय R क्यूब। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। KP डिवाइड बाय R क्यूब इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओहो, R नहीं है, X है ना। KP डिवाइड बाय X का क्यूब। अब x की जगह अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर वाला काम कर सकते हैं हम लोग, सिंस x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सो E नेट कैन बी रिटन एज KP डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल क्यूब, होल पावर, ठीक है? ठीक है, अरे यार सही है ना, कोई शक तो नहीं, कोई शक किसी प्रकार का किसी को भी नहीं होगा। अच्छा, अब ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा व्हेन L इज नॉट वेरी वेरी लेस देन R, जब L R से बहुत छोटा नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं बोलता है तो आप ये फॉर्मूला लगाइए। कंडीशन ये लगती है बेटा व्हेन L is very less than R, then R square plus L square can be simply written as R square, क्योंकि L square उस केस में नेग्लिजिबल हो जाता है। क्या हो जाएगा बेटा, वो L square नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो उस केस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इट इज गिवन बाय
के पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर का पावर 3/2. सो इट इज योर नथिंग बट के पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब. ये हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन पे आता है फॉर्मूला. ये हमारे पास क्या आ जाता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे फॉर्मूला आ जाता है. समझते हो बात को सभी लोग? एक पुराने वाले में आओ वापस, मैं कुछ चीजें सही करवाना चाहता हूं इसमें. यहां पे एक गलती हमने कर दी थी, ठीक है, इसको सही कर लेना यार. एक गलती मैंने की थी यहां पे, इट्स नॉट 2 इट्स 4, क्योंकि यहां पे 2RL 4RL होता है ना. सो आंसर में कुछ और वेरिएशन नहीं है बेटा, बस जहां जहां आप लिखोगे इट विल बी 2kp बाय 2kpr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर. ठीक है, मुझे अभी याद आया कि मैं कुछ गलती कर रहा था. 2RL प्लस 2RL 4RL होता है. ठीक है, तो यहां पे 2 into 2 करके इसको सॉल्व करोगे तो आंसर में यहां पे 2 आएगा बस. ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, और बाकी और कुछ चेंजेस नहीं है इसमें. ठीक है, बाकी और कोई चेंज नहीं है, सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले चल रहा था. ठीक है, सो आई एम नॉट सेइंग कि कोई वेरिएशन आएगा, यहाँ पे वेरिएशन कुछ भी नहीं है, सब कुछ वैसा ही है जैसा पहला चल रहा था. ठीक है, हाँ, तो इसको बस इतना सा करेक्ट कर लेना, बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें. सिर्फ यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आया है जो मैंने नहीं लगाया था. आई एम सो सॉरी फॉर दिस, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भावनाओं में बह गया था. आई होप सही कर दिया मैंने भी इसको ना. गुस्सा हो गए क्या तुम मुझसे? ठीक है यार, 2RL प्लस 2RL तो हो सकता है, नो डाउट आप लोगों ने पहले ऑब्जर्व कर लिया हो. बहुत अच्छी बात है अगर आपने किया ऑब्जर्व, बट ठीक है, मैंने करेक्ट करवा दिया पे ना. मैंने अभी इसको करेक्ट करवा दिया है. ये एक्सियल पोजीशन वाला केस था, इसको करेक्ट कर दीजिएगा. यहाँ पे 2RL प्लस 2RL 4RL होता है. सो 4 का एक 2 हमने निकाल लिया 2Q इंटू L करने में, जो कि P यानी कि डाइपोल मोमेंट बनता है, क्योंकि P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L होता है. ठीक है, तो 2 एक L के साथ आ गया, एक 2 रह गया, सो 2kpr अपॉन r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर. ठीक है, यहां तक इसको सही कर लेना, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग. फिर यहां पे भी ये 2kpr अपॉन r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर. अब इसमें कंडीशन लगाओगे तो कंडीशन से 2 को कोई लेना देना नहीं है, 2 तो आना ही है तब भी. ठीक है, सो एक्सियल पोजीशन पे ही होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन में जो होता है उसमें 2 नहीं आता. ठीक है, तो ये एक अंतर होता है एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन में, इसको नोट कीजिए. अच्छा, एक चीज इसमें जो गौर फरमाने वाली है वो ये आपने देखा होगा. चलो पहले इसको नोट करो, उसके बाद दिखाता हूं मैं तुम्हें इस चीज में क्या गौर फरमाने वाली बात थी. नोट करो इसको जल्दी से. किया नोट? फिर इधर आइए, ये सारी बातें लिख लीजिए. एक फॉर्मूला तो ये वाला है जब L R से बहुत छोटा नहीं होगा, और एक फॉर्मूला ये है जब L R से बहुत छोटा होगा. तो आपको दोनों फॉर्मुलास को कंसीडर करना है, क्योंकि जब आप जेईई मेन में जाते हो तो ज्यादातर सवाल यहां से आता है, लेकिन एडवांस में ऐसे सवाल भी पूछेगा आपसे. ठीक है, अब इसमें एक चीज जो आपने ऑब्जर्व की होगी है ना, वो ये है कि अगर हमारे पास एक डाइपोल है यहाँ पे जिसमें माइनस का Q चार्ज है, एंड यहाँ पे जिस पे प्लस का Q चार्ज है, इसके सेंटर से यहाँ पे एक पॉइंट P था जहां पे हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे थे, जो कि R डिस्टेंस पे था. बट आपने एक चीज देखी होगी कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आ रही थी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जा रही थी, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना हमारे पास, वो ये बना ई नेट. मेरे बच्चे, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है. सो इन केस ऑफ इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन की अगर हम बात करें यहां पे मेरे बच्चे, सो ई नेट वेक्टर फॉर्मेट में, या फिर इक्वेटोरियल लिखता हूं वेक्टर फॉर्मेट में, शुड बी इक्वल्स टू माइनस का kp वेक्टर बाय r क्यूब. ये बात बहुत ध्यान रखना. इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ इक्वेटोरियल पोजीशन जो होता है वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होता है. तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्मेट में लिखनी है, सो इट इज गिवन बाय माइनस का kp वेक्टर डिवाइडेड बाय r क्यूब. माइनस का kp वेक्टर डिवाइड बाय r क्यूब. सो आई थिंक ये बात आपको समझ आती है. अच्छा, और ऐसे ही अगर मुझे एक्सियल वाले के लिए भी लिखना होता सर, तो ऐसे ही अगर मुझे वेक्टर फॉर्मेट में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी होती तो कैसे लिखता? एक्सियल वाले के लिए अगर आपको लिखना है तो सिंपली लिखिए प्लस का 2kp वेक्टर, क्योंकि सेम डायरेक्शन में रहेंगे दोनों, डिवाइड बाय r क्यूब. ठीक है, अगर आपको वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है तो वेक्टर फॉर्मेट में आप ऐसे लिख सकते हैं इसको.
अगर आपको वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है तो वेक्टर फॉर्मेट में ऐसे लिख लीजिए, एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ये तरीका है, और अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इक्वेटोरियल पोजीशन पे तो ये माइनस का kp वेक्टर बाय r क्यूब आएगा। p वेक्टर मतलब डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, और इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होता है इस केस में। ठीक है, याद रहेगी बातें, तो इसको लिख लो इसको, यहां से शुरू करो लिखना। हो गया, फिर यहां पे आइए, ये सारी बातें लिख लीजिए, ये भी हो गया। फिर इधर आइए, ये सारी बातें लिख लीजिए, फुल एंड फाइनल बात यहां पे हो गई। तो किसी भी डाइपोल की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया। हमने क्या किया, किसी भी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया। सो वी जस्ट फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, गलत लिख दिया क्या मैंने, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इनमें दो केसेस जो सबसे ज्यादा चलन में है, सबसे पहला केस होता है एक्सियल पोजीशन का और दूसरा होता है इक्वेटोरियल का। ठीक है, तो दोनों में ही हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया है। इस केस में एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, वेक्टर फॉर्मेट में लिख देता हूं, इट इज गिवन बाय 2k p वेक्टर डिवाइड बाय r क्यूब। एक फॉर्मूला तब लगेगा व्हेन l इज वेरी 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 लेस देन r। यहां पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे जब हम लिखेंगे, इट इज गिवन बाय माइनस का kp वेक्टर बाय r क्यूब। पहली बात इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे अपोजिट है, और ये फॉर्मूला तभी लगेगा व्हेन l इज वेरी वेरी लेस देन r। ठीक है, तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं ये सारी बातें यहां लिखी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्सियल पॉइंट में डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होता है। डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल एट द इक्वेटोरियल पॉइंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। इक्वेटोरियल पॉइंट में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक थर्ड केस आता है जो एक जनरल केस है। इस केस में बेटा ये जो पॉइंट P है हमारा, वो कहीं और है। पॉइंट P ना तो एक्सियल पोजीशन पे है ना ही इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। सो यहां पे क्या हुआ, ये हमारा माइनस का Q चार्ज, ये डाइपोल, ये हमारा प्लस का Q चार्ज, ये तो एक्सियल पॉइंट होता है, हाँ सर बिल्कुल। ये इक्वेटोरियल पॉइंट होता है, हाँ सर बिल्कुल। तो हमारा पॉइंट ना तो इस बार एक्सियल पे है ना ही वो इक्वेटोरियल पे, तो कहां है वो, यहां पे, ये रहा पॉइंट P। R डिस्टेंस पे है, दिस लेंथ विल बी योर L, दिस लेंथ विल बी योर अगेन L, और अब आपको इस पॉइंट पे फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, कैसे करेंगे सर इसको सॉल्व, कैसे करें, ना तो वो पॉइंट एक्सियल पोजीशन पे ना ही वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे, अब क्या करें। सो हमने पहले चेक किया कि डाइपोल की डायरेक्शन देखते हैं। सर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है, इट इज ऑलवेज फ्रॉम लाइक दिस। ये डाइपोल की डायरेक्शन होगी, है ना, ये डाइपोल की डायरेक्शन। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डाइपोल मोमेंट होता है। मान लीजिए ये एंगल यहां पे थीटा हो जाएगा, मान लिया सर हमने। यार इस डाइपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, जरा आप भी देखना और बताना मुझे क्या ऐसा हम कर सकते हैं क्या। इस डाइपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट मैं कर रहा हूं। एक कंपोनेंट तो इस तरफ ही होगा, ऐसा, गिवन बाय P cos थीटा, और एक कंपोनेंट मैं इधर कर रहा हूं ऐसा, गिवन बाय P sin थीटा। बोलो बेटा, ये जो डाइपोल है आपके पास, ये जो डाइपोल मोमेंट आया था P, उसके हमने कंपोनेंट्स करिए। यहां पे इस पॉइंट को कुछ और बोल देते हैं, एक्स पॉइंट बोल देता हूं। ये डाइपोल मोमेंट था बेटा नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इस डाइपोल मोमेंट के मैंने कंपोनेंट करे, एक कंपोनेंट इधर P cos थीटा, एक कंपोनेंट इधर P sin थीटा। अब ये जो पॉइंट x है हमारे पास, अब ये जो पॉइंट x है हमारे पास, इस x को देखो तो सर ये x वाला पॉइंट जो है P cos थीटा के लिए एक्सियल की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा, बोलो हाँ कि ना। और यही x पॉइंट P sin थीटा के लिए इक्वेटोरियल वाला काम करेगा कि नहीं करेगा। अरे यार एक बात बताओ, अगर मैं P cos थीटा लिखूं तो क्या ये डाइपोल मोमेंट नहीं होगा क्या। बिल्कुल सर, ये भी तो डाइपोल मोमेंट होता है।
तो क्या दिक्कत आ रही है तुम लोगों को? क्या ये P sin थीटा डाइपोल मोमेंट नहीं है? अरे डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट भी तो डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट का जो कंपोनेंट होता है वो भी तो एक डाइपोल मोमेंट ही है। सो डाइपोल मोमेंट, उसका कॉस कंपोनेंट P cos थीटा, उसका साइन कंपोनेंट P sin थीटा। P cos थीटा के लिए ये x पॉइंट उसके एक्सिस पे लाई करता है। P cos थीटा के लिए P cos थीटा के लिए P cos थीटा के लिए ये जो x पॉइंट है उसके एक्सिस पे लाई करता है, और P sin थीटा के लिए ये पॉइंट उसके इक्वेटोरियल पे लाई करता है। तो सीधी सी बात है कि जब आप फॉर्मूला लगाएंगे फॉर द x पॉइंट, तो x पॉइंट के लिए जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो E एक्सियल का जो फॉर्मूला बनेगा इट इज गिवन बाय, बेटा मैं कंडीशन ले रहा हूं पहले, R शुड बी वेरी 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 ग्रेटर देन L वाली। मैं पहले ही कंडीशन डिफाइन कर रहा हूं कि R जो है L से बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें सोचने वाली बात नहीं होगी, ये डिस्टेंस R होगी और ये लेंथ L हो जाएगी। तो मैं पहले ही कंडीशन लगा रहा हूं जिसमें R बहुत बड़ा है L से। तो E एक्सियल के लिए जब आप फॉर्मूला लिखते थे तो लिखते थे KP/2 KP/R क्यूब में, लेकिन मेरे बच्चे यहां पे P की जगह मैं लिखता हूं P cos थीटा, क्योंकि P cos थीटा के लिए यहां पे देखो फॉर्मूला क्या बनता था एक्सियल वाला, याद है 2KP/R क्यूब, लेकिन इस बार P नहीं है, इस बार कौन है? P cos थीटा है सर। कोई बात नहीं, लिख दो P cos थीटा को। जब आप इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला लिखते थे, जब आप इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला लिखते थे तो क्या लिखते थे इक्वेटोरियल में? सर K/R क्यूब P लिखते थे ना, लेकिन इस बार P नहीं आएगा, कौन आएगा? सर ये X इक्वेटोरियल किसके लिए है? P sin थीटा के लिए, तो लिखो यहां पे P sin थीटा। तो देखा, इस बार एक्सियल का फॉर्मूला जो आपने बनाया इट विल बी 2K P cos थीटा बाय R क्यूब। इक्वेटोरियल का जो फॉर्मूला बनाया K P sin थीटा अपॉन R क्यूब किया है। तो जो हमारे पास पहले डाइपोल मोमेंट P हुआ करता था, आज हम उस P को भूल गए, हमने उस P के कंपोनेंट्स दिए। एक कंपोनेंट जो X की तरफ जा रहा है विच इज P cos थीटा, सर ये P cos थीटा वाला एक्सियल में काम आएगा। एक कंपोनेंट जो कि इधर की तरफ जा रहा है P sin थीटा, सर ये P sin थीटा हमारे इक्वेटोरियल वाले में काम आएगा। तो P की जगह P cos थीटा लिखा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सियल पॉइंट, P की जगह P sin थीटा लिखा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्वेटोरियल पॉइंट। अब मेरे बच्चे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं? एक्सियल वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो P cos थीटा के डायरेक्शन में ही होगा। एक्सियल वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो मेरे बच्चे आई थिंक E एक्सियल वाला तो ऐसा ही बनेगा, एक्सियल वाला तो ऐसे ही बनने वाला है। इक्वेटोरियल वाला P sin थीटा इस तरह है, तो P sin थीटा का अपोजिट में यहां पे इक्वेटोरियल बनेगा। सोचो जरा, क्यों सर? अरे यार P sin थीटा डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में इक्वेटोरियल होता है। डाइपोल मोमेंट कौन है यहां पे? P sin थीटा है। समझो बात को, डाइपोल मोमेंट इस बार अब P नहीं है, P को भूल जाओ, P का काम खत्म हो चुका है, उसके कंपोनेंट कर दिए। अब कंपोनेंट से मतलब है P sin थीटा जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इक्वेटोरियल वाली बनेगी, P cos थीटा जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में एक्सियल वाली बनेगी। तो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे, इक्वेटोरियल यहां पे। बेटा इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट मान लीजिए यहां पे कहीं पे आएगा। अब अगर रिजल्टेंट यहां पे कहीं पे आ रहा है तो यार आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? क्या दोनों परपेंडिकुलर है? बिल्कुल सर, दोनों परपेंडिकुलर है। सो ई नेट का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, so it is given by under root of E axial का स्क्वायर प्लस E इक्वेटोरियल का स्क्वायर। क्या बोले मैं कि भैया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, दोनों परपेंडिकुलर है, एक्सियल और इक्वेटोरियल। क्या परपेंडिकुलर है क्या बेटा? क्या एक्सियल इक्वेटोरियल वाला और एक्सियल वाला परपेंडिकुलर है? बिल्कुल सब परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में कहीं जाएगा एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस। हमें क्या चाहिए? हमें तो यही चाहिए ना, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए। तो बस एक्सियल का ये फॉर्मूला उठा के यहां पुट करो, इक्वेटोरियल का ये फॉर्मूला उठा के यहां पुट कर दो। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ ई एक्सियल का स्क्वायर हो गया था सर, हाँ बहुत बढ़िया। इक्वेटोरियल का भी हो गया था क्या? हाँ बहुत बढ़िया। एक्सियल वाले में लिखेंगे के 2K P cos थीटा अपॉन R क्यूब
का होल स्क्वायर प्लस के पी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब का होल स्क्वायर, और इसका पूरा क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। अब जो जो चीजें कॉमन है वो निकाल सकते हो यहां से, जैसे के स्क्वायर पी स्क्वायर ये सब कॉमन आ जाएगा और आर क्यूब है ना, सो के स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन आर का पावर 6 बाहर आ गया। ये बनेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये सब बाहर आएगा। के पी बाय आर क्यूब अंडर रूट से बाहर आ गया। बेटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको मैं लिखूं क्या ऐसे, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द रैंडम पॉइंट। ये ना तो इक्वेटोरियल पे है ना ही ये एक्सियल पे है। ये वाला पार्ट क्या ये 1 कहलाएगा, सोचो, cos square theta plus sin square theta 1 होता है, so it can be written as E net can be written as kp by r cube under root of 3 cos square theta plus का 1. So net electric field is given by kp by r cube, kp by r cube अंडर रूट में 3 cos square theta plus 1. ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जनरल पॉइंट। ये क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट जनरल पॉइंट। अब क्यों है ये जनरल पॉइंट ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसको नोट करो फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसको जल्दी से नोट कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट, आगे आइए, ये सारी बातें लिख लो। वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल एट द जनरल पॉइंट है। क्यों इसको जनरल पॉइंट कहा जाता है सर, क्यों इसको जनरल पॉइंट की परिभाषा दी गई, आओ जरा तुम्हें बताएं। जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनता है के पी बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 1। मेरे बच्चे यहां पे ये नेगेटिव चला चार्ज, ये पॉजिटिव वाला चार्ज, ये सेंटर से किसी जनरल पॉइंट पी पे हमने या फिर जनरल पॉइंट एक्स पे हमने निकाला था, ये जनरल वाला था। अगर मैं बात करता हूं एक्सियल की, गौर फरमाना, अगर मैं बात करता हूं एक्सियल की तो एक्सियल वाला कहां होगा बेटा, इधर कहीं पे है ना। एक्सियल वाले के लिए ये पॉइंट कहां होना चाहिए था, इधर होना चाहिए था। उसके लिए थीटा को कितना होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। एक्सियल पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट को यहां की जगह यहां होना चाहिए था। अगर ये पॉइंट यहां आएगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस फॉर्मूले में थीटा की जगह 0 पुट कीजिए तो बेटा आपका एक्सियल का जो फॉर्मूला बनेगा, इट इज गिवन बाय के पी बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 कॉस स्क्वायर 0 प्लस का 1। बेटा कॉस 0 1 होता है ना, cos 0 क्या होता है, 1 होता है। और अगर cos 0 1 होता है तो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको मिलने वाली है, इट इज गिवन बाय kp बाय r क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1। बेटा 3 प्लस 1 बोले तो 4, सो kp बाय r क्यूब अंडर रूट ऑफ 4 यानी कि 2 kp बाय r क्यूब। क्या बनेगा ये, 2 kp बाय r क्यूब। अच्छा यही अगर मैं इसकी बात करूं इक्वेटोरियल पॉइंट पे, अगर यही मैं बात करूं इक्वेटोरियल पॉइंट पे, सो इक्वेटोरियल पॉइंट कहां मिलेगा, जब ये पॉइंट पहुंच जाए यहां पे, जब ये पॉइंट यहां पहुंच जाए तो इक्वेटोरियल मिल जाएगा। ये पॉइंट जब यहां पहुंचेगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 90। ये पॉइंट जब यहां पहुंच जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 90। सो सेकेंड चीज है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए थीटा को होना पड़ेगा कितना, 90 डिग्री। इक्वेटोरियल पॉइंट पे थीटा को होना पड़ेगा 90, और जैसे यहां पे थीटा 90 होगा तो E इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू kp बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 कॉस स्क्वायर 90 प्लस का 1। बेटा cos 90 0 होता है ना, cos 90 0 होता है, तो अगर ये 0 हो गया तो इट कम्स आउट बी kp बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 0 प्लस का 1, यानी कि योर आंसर विल बी ऑफ kp बाय आर क्यूब।
तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों इसको हमने जनरल फॉर्मूला कहा है, क्योंकि इसी से हम एक्सियल के लिए और इसी से हम इक्वेटोरियल के लिए भी वही फॉर्मूलाज डिफाइन कर सकते हैं। समझ गए बात को? समझ गए बात को? क्यों हमने इसको जनरल कहा? समझ गए ना बात को? क्योंकि इसी के अंदर थीटा को 0 या थीटा को 90 पुट करने से एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट को हम डिफाइन कर सकते हैं। गॉट इट? चलिए बच्चे, तो इस पे कुछ सवाल कर लें अब। तो पहला सवाल बहुत देखिए क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस एंड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल इज। बेटा द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस एंड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल क्या मतलब होता है इसका? सर इफ इट इज अ नेगेटिव चार्ज एंड इफ इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहां पे आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब वो इक्वेटोरियल वाली बात है? हाँ, तो ये बात हो रही है इक्वेटोरियल की। सो इट इज योर इक्वेटोरियल। बेटा आई थिंक ये तो 2kp/r³ होता है और ये होता है kp/r³। सो kp/r³ से kp/r³ मर जाएगा और आंसर आई थिंक आपका 2:1 बनेगा। सो ये बी ऑप्शन आएगा क्या? देख लो जरा, ये तो जस्ट ऐसे ही वार्म अप के लिए था, ये सवाल तो जस्ट वार्म अप के लिए था। इसके बाद और भी सवाल है, ऐसा नहीं है कि और सवाल नहीं है। ठीक है, जितने आज हो पाएंगे उतना बेस्ट है, नहीं तो अगले लेक्चर में करेंगे इनको। फिर अगला सवाल देखिए, पॉइंट पी लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। बेटा पॉइंट पी है कोई जो कि एक्सिस ऑफ द डाइपोल पे लाई करता है। अगर डाइपोल को रोटेट किया जाए 90 डिग्री से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एंगल से रोटेट होगा? क्या बोला? यहां पे एक डाइपोल बना लीजिए सर, इट इज अ नेगेटिव वाला चार्ज एंड यहां पे एक चार्ज पॉजिटिव वाला, एक पॉइंट पी जो कि एक्सिस पे लाई करता है। सो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये बनेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही बनेगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अगर डाइपोल को आपने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, इस डाइपोल को हमने क्या किया? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। हमने क्या किया? इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है सर? ऐसे ऐसे उल्टा, घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में। तो जैसे इसको मैंने घड़ी के उल्टी डायरेक्शन में रोटेट किया तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ऊपर आएगा और नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा। बेटा इस केस में डाइपोल मोमेंट ऐसा होने वाला है। हाँ सर बिल्कुल। और डाइपोल मोमेंट ऐसा होगा तो वो पॉइंट पी कहां था? ये रहा सर पॉइंट पी। तो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाएगी? पहले ऐसी थी सर, आज वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी। समझो, ये फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज योर इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड सीधी थी, अब जैसे आपने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डाइपोल रोटेट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रोटेट हो जाती है 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए आप लोगों ने, पहले क्या था बेटा? पॉइंट पी एक्सिस पे आ रहा था, अभी पॉइंट पी इक्वेटोरियल पे आ रहा है। जैसे आपने डाइपोल को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, जैसे ही आपने डाइपोल को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, पॉइंट पी जो पहले कभी एक्सिस वाली पोजीशन पे था, आज वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो चुका है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसके अपोजिट हो जाएगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इधर की तरफ जा रहा था, आज वो रोटेट होकर नीचे की तरफ जा रहा है। कितना रोटेट हुआ सर वो? तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल रोटेट 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट हो जाएगा अगर डाइपोल को आप रोटेट करेंगे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो समझ गए, डाइपोल को आपने रोटेट किया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट हुई है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। समझ गए बात को? समझ रहे हो ना बात को? चलिए इसको भी नोट कर लीजिए फिर। डाइपोल की कहानी समझ तो आ रही है ना सभी को? कोई समस्या तो नहीं है डाइपोल के बारे में? डाइपोल समझते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल निकालना समझते हो। अब एक केस रहता है जिसमें हम बात करेंगे कि एक डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो क्या होगा, बट इसको हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे।
इससे रिलेटेड सवाल भी होंगे उसी में। एंड इसके अलावा क्योंकि देखो डाइपोल का पार्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो डीपीपी अभी नहीं दूंगा, डीपीपी आपको अगले लेक्चर के साथ मिलेगी जिसमें कंप्लीट डाइपोल का पार्ट आ जाएगा फिर, ठीक है। सो आपको अगर वीडियो दोबारा देखना है, कोई डाउट है, कोई समस्या है और वीडियो दोबारा देखना चाहते हो, तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पे जाइए। उसमें आपको IIT JEE में जाना है। IIT JEE में जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे एक दाढ़ी वाला इंसान जो है उसका फिजिक्स के लेक्चर्स आपको मिलेंगे, तो आप इसके लेक्चर देख सकते हो, अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। तो जैसे वॉच नाउ पे क्लिक करोगे आपको एक और फोटो दिखेगी इसकी, बट आप इग्नोर कर देना एंड यहाँ पे आना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट ये। जैसे आप ये वॉच ऑल वीडियोस पे आओगे देन यू विल कम टू नो कि यार यहाँ पे तो खजाना है, सारे लेक्चर्स, फिर उसकी डीपीपी, फिर उसके वीडियो सॉल्यूशंस, बेटा सब कुछ यहाँ पे हमने प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करके रख दिया है आप लोगों के लिए, ताकि आपको इनको ढूंढने की जरूरत ना पड़े। रादर देन कि आप YouTube पे वीडियोस को सर्च करते हो, आप बेटर है वेबसाइट पे आइए, वेबसाइट पे आके आप सीधे लेक्चर्स को देखिए, इसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, कोई भी आपके टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। वेबसाइट पे आने पे कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है बेटा, ये सारे लेक्चर्स आपके लिए फ्री रहेंगे ऑलवेज। तो जितने बार आपको लेक्चर देखना उतने बार देखिए, कोई रोक टोक नहीं होगी हमारी तरफ से, फाइन। चलिए भाई, तो ये सारी चीजें एक बार आप जरूर आके देख लेना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं सो मेक श्योर वो जो लाल बटन दिख रहा है अभी के अभी दबा दो उसको, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो, सो दैट कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। अपार्ट फ्रॉम दिस अपने दोस्तों तक ये सेशन जरूर पहुंचा देना, उनको बोल देना कि भैया जेई की प्रिपरेशन अगर कर रहे हो तो मैग्नेट ब्रेन्स आके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे जेई की प्रिपरेशन हो रही है अप टू द एडवांस लेवल, ठीक है। तो ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। बाकी अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना। बस इतनी ही बातें आज के सेशन के लिए। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।